up, welcome to my channel. This is Rahul Kumar Podar and you are watching Rahul Science Classes, and today our topic is respiration. Here you can see this is the picture of human respiratory system, and this is my second lecture. If you don't have seen my previous video, please go and watch my first lecture first, and I have already given the link of my first lecture in the description. You can go in my description by the help of link. You can watch my first lecture which is given in the description already. So let's start our next topic, respiration. तो रेस्पिरेशन को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातों को रिवाइव कर लेते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था. एज वी नो डैट कि लाइफ प्रोसेस के 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे. फर्स्ट वाज न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड fourth exhalation, and we have already discussed about life process and nutrition. So our next topic will be respiration. तो respiration समझते हैं. What is respiration? The process of releasing energy from the food is called respiration. The process of releasing energy from the food is called respiration. अर्थात फूड के अंदर से एनर्जी को निकाल लेने के प्रोसेस को बोलते हैं respiration. Here you can see this is the definition of respiration. The process of releasing energy from food are called respiration. So is definition. तो रेस्पिरेशन जो होते हैं, here you can see the picture of respiratory system. इसका मतलब ये नहीं कि रेस्पिरेटरी जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है सिर्फ ह्यूमन बीइंग के इनसाइड में ही होता है. रेस्पिरेशन जो होते हैं वो हर तरह के ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में होता है. जैसे कि रेस्पिरेशन वो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होता है, रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर में भी होता है, रेस्पिरेशन सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है, और रेस्पिरेशन वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में भी होता है. कहने का मतलब है अर्थात कि जिन जिन ऑर्गेनिज्म को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उस सब के अंदर में रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन जो है रेस्पिरेशन के थ्रू होता है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन को समझने के लिए हम रेस्पिरेशन को हम 2 प्रोसेस को डिवाइड करेंगे. ठीक है, रेस्पिरेशन समझने के लिए उसको 2 प्रोसेस डिवाइड करेंगे. उसको समझने के लिए फर्स्ट विल बी एक्सटर्नल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस, एंड सेकेंड internal process, internal process. ओके, रेस्पिरेशन को 2 प्रोसेस से डिवाइड करेंगे. एक एक्सटर्नल प्रोसेस, दूसरा इंटरनल प्रोसेस. एक्सटर्नल यानी बाहर वाला और इंटरनल यानी अंदर वाला. ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रोसेस में हम रखेंगे ब्रीथिंग को. ठीक है, एक्सटर्नल प्रोसेस ब्रीथिंग, BREATHING ब्रीथिंग. एंड इंटरनल प्रोसेस हो जाएगा सेल्यूलर प्रोसेस, CELLULR सेल्यूलर प्रोसेस. तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रोसेस यानी ब्रीथिंग जो क्या हो, जो बॉडी के बाहर में होता है, जो एक्सटर्नल होता है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस. और सेल्यूलर प्रोसेस यानी जो सेल के इनसाइड में होगा. सिंपल है. तो आगे बढ़ते हैं. ब्रीथिंग मीन्स होता क्या है, हम लोग पहले से जानते हैं. ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है. ब्रीथ के हिंदी में कहते हैं सांस लेना. ठीक है, तो ब्रीथिंग का मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, इससे पहले ये समझते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस है क्या. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. तो डिफरेंस ये है कि ब्रीथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, ब्रीथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, बट रेस्पिरेशन इज कंप्लीट प्रोसेस इन विच ब्रीथिंग इज इंक्लूडेड एंड एनर्जी प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है, तो ब्रीथिंग मीन्स इसको सिंपली ऐसे बोलेंगे, डिफाइन कर लें, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग. तो ये डिफरेंस सही नहीं होगा, तो इसको ऐसे बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग O2, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग O2 एंड एक्सहेलिंग CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग. ओके, तो सांस लेते हैं, हियर इज द डिफरेंस. द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग O2 यानी ऑक्सीजन एंड द एक्सहेलिंग ऑफ CO2 आर कॉल्ड ब्रीथिंग. ठीक है, हम जो सांस लेते हैं उसमें O2 को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं, इसको बोलेंगे ब्रीथिंग. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन रिच एयर एंड द रिलीज एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग. बिकॉज ऐसा हम लोग ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम लोग जब ब्रीथ जो करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन को ही बॉडी के इनसाइड में लेते हैं, वो कंप्लीट एयर बॉडी के इनसाइड में जाता है, उसके बाद अंदर में जाकर के ऑक्सीजन का सेपरेशन होता है हमारे लंग्स के इनसाइड में. वो हम लोग आगे समझेंगे. तो पहले हम एक्सटर्नल प्रोसेस समझते हैं ब्रीथिंग के बारे में, और उसके बाद समझेंगे इंटरनल प्रोसेस जो हमारे सेल के इनसाइड में होगा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ये पिक्चर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है. तो इसका सारे पार्ट्स का काम जानने से पहले सारे पार्ट्स के नाम को जान लेते हैं. व्हाट इज द ऑल पार्ट्स नेम. सारे पार्ट्स का नाम क्या है. इसको बोलते हैं नोज. हियर इज द नोज. ठीक है, और नोज के अंदर में दो होल्स जो होते हैं उसको बोलते हैं
नोस्ट्रल्स, ओके, हर इंसान के अंदर में क्या होते हैं, नोज होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, 2 होल्स होते हैं। हियर यू कैन सी आई हैव आल्सो 2 नोस्ट्रल्स एंड यू हैव आल्सो 2 नोस्ट्रल्स एंड एवरीबॉडी एंड एवरी ह्यूमन हैव आल्सो 2 नोस्ट्रल्स, ओके। तो नोस्ट्रल्स के बाद आता है नजल पैसेज या नजल कैविटी, जो खाली स्पेस, उसके बाद आता है फेरनिक्स, इस एरिया को बोलेंगे फेरनिक्स, एंड फेरनिक्स के बाद आता है लैरिंक्स, ठीक है, लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स, एंड उसके बाद आता है ट्रेकिया, इसको बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है, और ट्रेकिया इसको बोलते हैं ट्रेकिया, और उसके बाद ट्रेकिया के ऊपर में जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर को अरेंज किया हुआ है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, रिंग के स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। रिंग ऑफ कार्टिलेज, इसका काम क्या है भाई, कुछ ना कुछ काम तो होगा, जो अभी जस्ट समथिंग पहले सबके बारे में पहले नाम जान लेते हैं। रिंग ऑफ कार्टिलेज एंड ट्रेकिया जो आगे बढ़ने का जो फर्दर वो आगे आके वो डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, 2 ट्यूब में, ठीक है। तो सिंगल को बोलेंगे ब्रोंकस, वो ट्रेकिया वो 2 ब्रोंकस में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ट्रेकिया इज डिवाइडेड इन 2 ब्रोंकस, ठीक है, ये भी ब्रोंकस है और ये भी क्या है, ब्रोंकस है, और दोनों को साथ में इसको हम ब्रोंकी भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 ब्रोंकस को साथ में क्या कहेंगे, ब्रोंकी भी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, जो दोनों ब्रोंकस जो है वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों लंग्स के इनसाइड में वो इंटर कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव 2 लंग्स, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स, ठीक है। तो दोनों ब्रोंकस जो क्या कर रहा है, वो एक लेफ्ट लंग्स के अंदर में इनसाइड इंटर कर रहा है और एक राइट लंग्स के अंदर क्या कर रहा है, वो इंटर कर रहा है, ठीक है। इंटर करने के बाद ब्रोंकस जो है वो आगे जाकर वो और भी फर्दर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ब्रोंकस जो वो अंदर गया और वो और डिवाइड किया और भी बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड किया उसको, और उस डिवाइडेड ब्रांच को बोलते हैं ब्रोंक्यूल। हियर कैन सी द पतला ब्लड ट्यूब जब यहाँ पे बिछा हुआ इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल, जो कि हमारे लंग्स इंसान में कहते हैं बहुत सारे बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और उसके बाद क्या होता है, हर ब्रोंक्यूल के एंड में क्या होता है, जितने भी ब्रोंक्यूल है सभी ब्रोंक्यूल के एंड में जो होते हैं एक सैक लाइक क्या होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है सटा हुआ, इससे अटैच किया हुआ, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। इसको इस तरह से ये ब्रोंक्यूल है और इसमें क्या होते हैं, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर जो है इसको अरेंज किया हुआ, सटा हुआ अटैच किया हुआ, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद जो है, इसके बाद जो ये जब पार्ट जो नीचे वाला एक जो मसल्स है प्लेटफॉर्म की तरह, इसको बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है, इसका भी कुछ काम है। उसके बाद जो है ये जो हमारा एरिया जो है जिसके अंदर में लंग्स फिट किया हुआ है, जिसके अंदर में लंग्स को फिट किया, जिसके अंदर लंग्स रखा हुआ, उसको बोलेंगे थोरेसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी। कैविटी मींस क्या होता है, खाली स्पेस, यानी जो खाली स्पेस, चेस्ट का जो खाली स्पेस है उसको बोलेंगे चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी, वेयर 2 लंग्स आर फिटेड, जहां पर दोनों को वहां पर एडजस्ट किया हुआ है। ये सारे पार्ट्स का नाम हो गया। आप समझते हैं इस सारे का काम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए फिर ब्रीथिंग में होता क्या है, जब हम सब सांस जब ले रहे होते हैं तो हमारा लंग्स फिर एरिया क्या होता है, वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं डायफ्राम में काम क्या होता है, जब हम व्हेन वी आर टेकिंग ब्रेथ इनसाइड, जब सांस जब ले रहे होते हैं लंग्स का एरिया क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। तो क्या होता है, तो ये डायफ्राम जो होता है ना, वो वापस से क्या होता है, वो रिलैक्स होते हैं और वो डाउनवर्ड की ओर मूव करता है। और ये जैसे डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड की ओर मूव करेगा तो इसका एरिया इंक्रीज करेगा और इस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एयर को अंदर में क्या करेगा, फिल कर पाएगा। और उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो वापस डायफ्राम क्या होता है, वो वापस ऊपर की ओर बढ़ जाता है और फिर वो इसका इन साइज क्या होता है, वो छोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए, अब यहाँ से एयर क्या हुआ, इस नोज से इंटर किया, नोज से इंटर करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आप लोग नोटिस किया हुआ कि हमारे नोज के इनसाइड में क्या होते हैं कि स्मॉल हेयर प्रेजेंट होते हैं। इन आवर नोज देयर आर मेनी स्मॉल हेयर आर प्रेजेंट। इसका कुछ ना कुछ काम होता है। इसका काम यह होता है कि व्हेन वी आर ट्रेवलिंग इन एनी डस्टी एरिया या फिर फील्ड पे या फिर रोड पे कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि उससे एयर के सामने बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो सांस लेते वक्त क्या होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हमारे नोज के अंदर में इंटर कर जाते हैं। तो क्या होते हैं, उसे डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकने के लिए क्या होते हैं, वो हेयर जो प्रेजेंट है नोज के इनसाइड में, वो क्या करते हैं, उसका फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। यानी सिर्फ एयर को ही अंदर की ओर जाने देगा और बाकी जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको अंदर में, उसको नो हेयर क्या करेगा, उसको बाहर इसको रोक लेगा। तो इससे क्या होगा, सिर्फ एयर ही अंदर की ओर इंटर करता है। तो एयर जो है वो कहाँ पे आया, वो नोस्ट्रिल से इंटर करने के बाद क्या होता है, वो नजल पैसेज में आते हैं। नजल पैसेज के बाद क्या आते हैं, हमारे फेरनेक्स में आते हैं। और फेरनेक्स क्या होता है, फेरनेक्स दो जगह वेयर फेरनेक्स उसको बोलते हैं जहां पर
जब फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अगर के मीट करता है उसको बोलते हैं फेरेंक्स, ठीक है। और उसके बाद एयर कहाँ आते हैं, ट्रेकिया में। ट्रेकिया में आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको बोलते हैं लैडलेक्स। लैडलेक्स को एक और नाम इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स लैडलेक्स यानी क्या करता है, लैडलेक्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के अंदर में वॉइस प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हम जो इतना जो बक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या फिर आप जब बकते चिल्लाते हैं पबजी खेलते वक्त, गेम खेलते वक्त, कुछ भी खेलते वक्त, लूडो खेलते वक्त, जो जितने आवाज चिल्लाते हैं ना, वो आवाज जो निकलता है कहाँ से, वो निकलता है हमारे लैरिंक्स से, ठीक है। तो उसके बाद एयर क्या होते हैं, हमारे ट्रेकिया में आते हैं। ट्रेकिया के इनसाइड में आते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एयर ट्रेकिया में आया, और ट्रेकिया के ऊपर देख रहे हैं कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। क्या अरेंज किया हुआ है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज का काम क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज का काम यह होता है कि व्हेन वी आर ब्रीथिंग इनसाइड, जब हम सांस लेते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा जो ट्रेकिया तो वो फूलता है, जब जब सांस छोड़ते तो वो पचकने की कोशिश करता है। जैसे कि एग्जांपल में ले लो कि एक बैलून लिए, उसमें हवा भर दिए, वो फूल गया, और उसको क्या किया, हम उसको वापस से हवा सारा बाहर निकाल दी, तो क्या होता है, उसका सारा जो बैलून जो होता है इतना बड़ा, वो छोटा और आपस में सिकुड़ जाता है, और दे गेट कोलैप्स इच अदर, वो आपस में कहते चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसके अंदर ना हो जाए। जब हम सांस जब लेते हैं अंदर के, तो क्या करता है ट्रिक है, वो स्प्रेड करता है, वो फैलता है। जब सांस छोड़ते हैं तो वो आपस में जो है, जब सांस बाहर निकालते हैं तो आपस में कोलैप्स न कर जाए, इसलिए क्या होता है, ट्रेकिया के ऊपर में क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज को अरेंज किया होता है, जो क्या होते हैं ट्रेकिया के आउटर वॉल पे क्या होते हैं, इस तरह से फिट किया होता है, जो क्या करता है, उसको आपस में कोलैप्स होने से उसको प्रिवेंट करता है। इट्स मीन दैट रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट टू कोलैप्सिंग द ट्रेकिया व्हेन वी आर एक्सहेलिंग द एयर। जब सांस को छोड़ रहे होते हैं तो उसका चिपकने का चांस होता है, आपस में कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए क्या होते हैं, उस रिंग ऑफ कार्टिलेज का काम क्या होता है कि ट्रेकिया को ऊपर में इसको प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एयर क्या हुआ, रिंग ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन समझ गए। अब एयर कहाँ आते हैं, वो एयर ट्रेकिया ब्रोंकस के इनसाइड में। अब ब्रोंकस क्या था, एक लेफ्ट लंग्स में, एक राइट लंग्स में है। तो इस लंग्स के बारे में पढ़ लिया तो इस लंग्स के बारे में पढ़ लिया, और इस लंग्स के बारे में पढ़े तो इस लंग्स के बारे में पढ़ लिए, क्योंकि दोनों में क्या होता है, सिमिलर फंक्शन होते हैं, सिमिलर तरह का प्रोसेस दोनों में एक तरह का ही होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, एयर क्या हुआ, इस ब्रोंकस में आया, ब्रोंकस एयर पहुंचेगा हमारा इस ब्रोंक्यूल में, और ब्रोंक्यूल के बाद कहाँ पहुंचेगा, एंड में, जो उस ब्रोंक्यूल के एंड में जो अटैच किया हुआ है इसको स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो एयर कहाँ पहुंचा हमारा, एल्वियोलाई तक हमारा एयर पर पहुंच चुका है, ठीक है। और मेन फंक्शन जो हमारा होना है यहाँ पे एल्वियोलाई के इनसाइड में ही होना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के एक और नाम इसको बोलते हैं एयर सैक, एयर SAC सैक, हवा का थैला। तो जो क्या करता है, अपने इनसाइड में एयर को भरने का काम करता है, ठीक है। तो इस एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरह से अरेंज किया होता है, इस तरह से बना हुआ होता है, ताकि जो एल्वियोलाई का जो अंदर का सरफेस एरिया जो है ना, वो बढ़ सके, ज्यादा मात्रा में उसका इंक्रीज हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या हो सके, एयर अंदर में जा सके। जितना ज्यादा मात्रा में एयर अंदर जाएगा, उतना ज्यादा मात्रा में क्या होगा, O2 का एब्जॉर्प्शन होगा बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एल्वियोलाई, इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो अब समझते हैं। तो इसको जो है एल्वियोलाई जो होता है, एयर सैक जो होता है, वो इसका कुछ बात जो होते हैं वो विल्ली से मैच करता है, ठीक है, ठीक है। किस तरह से, जो विल्ली विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि विल्ली जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोडक्शन इसलिए होता है, जो क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के इंटरनल सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। तो उसी तरह से ये जो एयर सैक जो एल्वियोलाई है, वो उस तरह के अरेंज इसलिए किया हुआ, इसका स्ट्रक्चर इस तरह के इसलिए है ताकि जो है एल्वियोलाई का इंटरनल सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, एल्वियोलाई का इंटरनल सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। और उसके बाद ये जो एल्वियोलाई जो होते हैं हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं। एल्वियोलाई इज हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ब्लड वेसल्स में क्या होंगे, ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट होंगे, और ब्लड का वहां से काम स्टार्ट होता है एल्वियोलाई के अंदर में। ब्लड क्या है, ब्लड ही क्या करेगा, उस एल्वियोलाई के अंदर से O2 को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, कौन, ब्लड, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जब यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर हाईली मात्रा में क्या प्रेजेंट, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स यहाँ पे हाईली सप्लाइड है, जो क्या करता है, इस एयर से O2 को
सेपरेट करता है, इसको अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है। कौन? ब्लड। ठीक है ना। ब्लड क्या किया, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या किया, O2 को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड के अंदर में क्या होते हैं, एक तरह का पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है कि हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपेयरिंग ब्लड इन रेड इन कलर। ठीक है, तो हमारा ब्लड जो रेड जो दिखता है ना, वो किसके कारण से दिखता है, वो हेमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे रेड कलर के होते हैं और इसकी संख्या हमारे ब्लड के अंदर में सबसे अधिक होती है, इसलिए हमारा ब्लड क्या होता है, लाल दिखता है। ठीक है, और उसके बाद हेमोग्लोबिन एक काम हो गया ब्लड को लाल दिखाना। दूसरा काम हो गया कि O2 को डिजॉल्व फॉर्म में कैरी करना। ठीक है, जो O2 को जो एब्जॉर्ब किया है एल्वुलाई के अंदर से एयर के थ्रू, एयर से क्या करता है, हेमोग्लोबिन क्या किया, उस O2 को अपने अंदर में उसको डिजॉल्व किया। डिजॉल्व करेगा तो ऐसे थोड़ी गैस को लेकर चल जाएगा ब्लड, नहीं ना। उसको जब तक उसको अंदर अपने अंदर डिजॉल्व नहीं करेगा तब तक उसको अच्छी तरह से उसको कैरी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन क्या किया, उससे पहले ब्लड क्या किया, O2 को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर क्या होते हैं, वो O2 जो है उस हेमोग्लोबिन के द्वारा उसके अंदर ब्लड के अंदर में डिजॉल्व होते हैं। डिजॉल्व होने के बाद वहां से जो है ब्लड वहां से रवाना होता है सेल की ओर। ठीक है, तो यहाँ से क्या काम होता है वो आप समझते हैं, जस्ट अभी आगे समझते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब आगे देखते हैं होता क्या है कि अब एल्वुलाई के अंदर से O2 का एब्जॉर्प्शन हो चुका है और उसके बाद जो है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि झिल्ली के अंदर से ग्लूकोज का भी एब्जॉर्प्शन हो गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से समझते हैं, दिस इज झिल्ली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, झिल्ली प्रेजेंट इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस एल्वुलाई ऑफ लंग्स। ये लंग्स का एल्वुलाई जो अभी जस्ट देखे यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना हुआ है, तो इसके अंदर में क्या है, ब्लड वेसल प्रेजेंट है और इसके अंदर में क्या है, ब्लड वेसल्स क्या प्रेजेंट है। दोनों का क्या कर रहा है, अपना अपना काम कर रहा है, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। तो इससे एल्वुलाई से क्या किया, O2 को एब्जॉर्ब किया ब्लड और जैसे क्या किया, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया। दोनों ही क्या होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों मिलकर क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस आगे किया जाता है। इस दोनों से मिलने के बाद ही क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड क्या किया, O2 लिया और यहाँ से ग्लूकोज लिया और क्या करता है, उसको बॉडी के हर एक सेल तक कैरी करने का काम करता है, ताकि हर सेल के अंदर में क्या हो सके, एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो क्या होता है कि एक तरफ से कहा जाए ब्लड जो है ना हमारा बॉडी के लिए एक ऑलराउंडर मतलब मेन कैरियर सब्सटेंस है, मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मतलब कि बहुत ही बड़ा मीडियम है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या करता है, बहुत चीज को कैरी करने का काम करता है अपने अंदर में। ब्लड सिर्फ ये ग्लूकोज और O2 ही नहीं, ग्लूकोज अपने अंदर बहुत चीज कैरी करता है, वो O2 कैरी करता है, CO2 कैरी करता है, ग्लूकोज कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है, यूरिया कैरी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, वो हार्मोन भी अपने इनसाइड में ही कैरी करता है ब्लड। तो समझो यार ब्लड कितना बड़ा दयालु सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, हर चीज कैरी कर रहा है अंदर में, ढो रहा है उसको पूरा बॉडी के अंदर में, और एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन काम कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, जो एक पार्ट से अनदर पार्ट तक उसको कैरी करने का काम कर रहा है। यहाँ से लेता और वहां तक पहुंचाता, और वहां से लिया यहाँ पहुंचा, यहाँ से लिया वहां पहुंचाया। तो कौन पहुंचा, ब्लड पहुंचाया। ब्लड नहीं होता तो ब्लड में बॉडी के अंदर में किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन इजिली नहीं हो पाता। ठीक है, हो ही नहीं पाता यार। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ब्लड यहाँ से O2 लिया और यहाँ से ग्लूकोज लिया और दोनों को ले जाकर के क्या करते हैं, बॉडी के हर एक सेल, इस सेल तक उसको पहुंचाने का काम करता है, ताकि हर सेल के अंदर में क्या हो सके, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सके, एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो बॉडी का हर एक सेल इनसाइड में होता है, तो हर सेल के बारे में पढ़ना तो मुमकिन है नहीं। तो क्या यहाँ पर किसी एक सेल के बारे में पढ़ लें तो हम सारे सेल के बारे में पढ़ लें, क्योंकि सभी सेल के अंदर में क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस वो सेम तरह से ही होता है। तो यहाँ से O2 गया, यहाँ से ग्लूकोज गया, और दोनों अंदर जाने के बाद क्या होता है, सेल के अंदर क्या होते हैं, एक सेल ऑर्गेनेल है विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनेल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। द माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, पावर प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए उसको बोले पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो दोनों अंदर लगी है और दोनों अंदर जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, मतलब हम किसी चीज में पहले रहते किसी चीज में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उसको भी बोलेंगे ऑडिशन, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब दोनों आपस में जाकर ऑक्सीडाइज होता है, यानी दोनों रिएक्टेंट है, दोनों आपस में रिएक्टेंट होता है, जब दोनों रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, तो क्या होता है एज ए प्रोडक्ट क्या बनता है, उसके अंदर कुछ बनता होगा। ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, और क्या बना अंदर में, जब ग्लूकोज प्लस O2 आपस में मीट किया, रिएक्ट किया, तो क्या बना, एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O बना। ठीक है, एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में मीट करे तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो क्या बन रहा है यहाँ पर हमारा, एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। तो एनर्जी क्या हुआ हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, इसी के लिए क्या होता है बॉडी के अंदर क्या रेस्पिरेशन हो रहा है, और CO2 तो एनर्जी के बारे में जस्ट समझेंगे, इसका फिर क्या होता है, इसका क्या होता है, और O2 का भी देखते हैं क्या होता है। O2 क्या है हमारे बॉडी के लिए, क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट है, और जो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो डिजीज होने का कारण पैदा हो सकता है, हम लोग डाई भी कर सकते हैं। तो ये O2 जो होता है वापस क्या होता है, जिस ब्लड से वो आया होता है, जिस रोड से, जिस वे से, जिस ब्लड वेसल से लंग्स से आया होता है, उसी ब्लड वेसल के थ्रू क्या होता है, उसी ब्लड में क्या होता है डिजोल्व होकर के वापस वो इसी से आता है O2, यहाँ से आया वापस, और वापस वो लंग्स के अंदर वो इंटर किया कौन, CO2 सॉरी CO2, और वापस आया और कहाँ गया वो लंग्स के एल्वेलाई के अंदर में आ गया, और एल्वेलाई के आने के बाद फिर क्या हुआ, एल्वेलाई से फिर यहाँ से ठीक है अपोजिट की ओर, और वापस हमारे नोज के थ्रू वो बॉडी के आउटसाइड वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया। अब एनर्जी के साथ क्या काम हो जाता है, अब एनर्जी जहाँ पे हमारा जो प्रोड्यूस हुआ है वो अभी ओपन फॉर्म में, वो खुला एनर्जी, इसको हम लोग उसको स्टोर करना है। एनर्जी को क्या करना है, करना है स्टोर। जैसे हम लोग कमा लेते हैं तो क्या होता है कि उसको जब तक उसको डिपोजिट नहीं करते हैं, इसका कुछ प्लानिंग नहीं करते, तो क्या होता है उस मनी का बिना मतलब का व्यर्थ उसका खर्चा होता ही रहता है। उसी तरह से जब एनर्जी हमारे सेल के अंदर बन चुका है तो उसका मिसयूज ना हो जाए, इधर उधर उसका ज्यादा यूज ना हो जाए, तो इसलिए क्या करना है, उस एनर्जी को अब क्या करना है, इसको स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, जो भी समझते हैं। सेल का अंदर में एनर्जी रिलीज हो चुका है, और उस रिलीज एनर्जी को स्टोर कैसे करना है वो समझते हैं। तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या हो गया हमारा, C6H12O6 जब दो मीट रिएक्टिंग हुआ तो क्या बना हुआ, ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी बना, CO2 बना और H2O बना। तो एनर्जी का यूज अब इसको स्टोर करना, और CO2 क्या हो गया, उसको एक्जेलिंग के द्वारा उसको बॉडी के आउटसाइड उसको फेंक चुके हैं, और H2O का भी इसका यूज होना बाकी है। देखिए एनर्जी को इसको स्टोर कैसे करते हैं, तो सेल के अंदर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या होता है, दो तरह की इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या होता है, दो तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करेगा उस एनर्जी को, जो अभी ओपन एनर्जी खुले फॉर्म में, उसको स्टोर करने का। कैसे, तो सेल के अंदर में क्या होता है, एक ADP प्रेजेंट है, ADP जिसको बोलते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जिसमें क्या होता है, फॉस्फेट का दो मॉलिक्यूल होगा और एक सिंगल P, फॉस्फेट सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ P। ठीक है, एक होगा ADP, दूसरा है P। ये दोनों आपस में क्या करेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, और ये दोनों और एनर्जी दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, और क्या करेगा, ATP को फॉर्म करेगा। यहाँ पर हमको क्या फॉर्म करना है, हमको वी हैव टू फॉर्म हियर ATP विच इज स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो क्या होता है, ये ADP और P और ये इस रिलीज एनर्जी को E को क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है यहाँ पर हमारा एनर्जी को ATP का फॉर्म दिया जाता है, ADP विच इज लो एनर्जी। इसके अंदर भी क्या होता है, एनर्जी होता है, क्या है, लो एनर्जी है, लो ENERG, लो एनर्जी। उसके बाद ये P सिंगल फॉस्फेट P, ठीक है, ADP P प्लस ये वाला एनर्जी, इसको यहाँ पर लाया, इसको बेंड कर दिया, क्या बन गया, एनर्जी। ठीक है, तो क्या होता है, ADP प्लस P प्लस ये एनर्जी, रिलीज एनर्जी, जब तीनों यहाँ पर स्टोर अब रिएक्ट किया तो क्या बनता है हमारा ATP का फॉर्मेशन हो गया। नाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन ATP। अब ATP के अंदर में क्या होगा, एनर्जी को स्टोर कर लिया गया है। अब जब उससे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा बॉडी के अंदर में, तो ATP क्या होगा, वापस वो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ATP क्या होगा, वापस उसको ब्रेक किया जाएगा, और एनर्जी जैसे ATP ब्रेक करेगा, और ATP के अंदर में क्या है, एनर्जी को स्टोर किया हुआ, जैसे ATP को ब्रेक करेंगे एनर्जी रिलीज हो जाएगा, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर में जहां भी होगा उसको वहां पर उसको पहुंचा दिया जाएगा। तो ATP वो ब्रेक हुआ कैसे, तो ये ATP क्या करेगा, जो हमारा वाटर जहां पर रिलीज वाटर क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा ATP को तोड़ने में। तो ATP प्लस
एटीपी तो क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारा हो गया एडीपी, एडीपी फिर बन गया, फिर पी, फिर क्या हो गया, एनर्जी इज रिलीज। अब एनर्जी क्या होगा, अब रिलीज हो गया। अब एनर्जी उतना ही मात्रा में रिलीज हुआ है जितना बॉडी के अंदर में इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एनर्जी को रिलीज कर लिया गया, और एनर्जी क्या करेगा, वो जहां पर जो टारगेट पॉइंट है, जहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, वहां पर एनर्जी उसको पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। तो और फिर जैसे एटीपी को ब्रेक किया तो वापस एडीपी और पी बन गया, एडीपी और पी वापस बन चुका। तो फिर यही एडीपी और पी फिर क्या करेगा, वापस से यही एडीपी और पी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और ये फॉस्फेट फिर वापस क्या करेगा, दूसरे रिलीज एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है। तो फिर जब काम इसको स्टोर करते फिर वापस एटीपी बन जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और एक और बात दिया जाए, देखा जाए तो रेस्पिरेशन जो है इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ना वो क्या है, फोटोसिंथेसिस के जो फोटोसिंथेसिस का क्या है, जस्ट अपोजिट है। कैसे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि CO2 और H2O को यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाया जाता है। फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O को यूज करके ग्लूकोज और CO2 और H2O को यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस में। बट रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज और O2 को यूज करके CO2 प्लस वाटर बनाया जा रहा है, तो है ना। उसके अंदर में ये क्या है, फोटोसिंथेसिस के अंदर में ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। बट रेस्पिरेशन के अंदर में क्या है, ये है ऑलरेडी है रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट। इस तरह से क्या है, फोटोसिंथेसिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट, रेस्पिरेशन। हियर यहाँ पर हमारा क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेशन यहाँ पर खत्म होता है। तो अगला अभी